नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी का पाठ नंबर पढ़ेंगे 4। कल हमने पाठ नंबर 3 पढ़ा था। 3 नंबर पाठ के कवि कौन थे? कवि देव। और देव जो कविता थी उसके अंदर एक कविता और 2 सवैया था। आज पाठ नंबर 4 है। पाठ के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी यहाँ पर एक रचना है आत्मकथ्य अर्थात आत्मकथा। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी के अंदर हुआ और इनका निधन है 1937 में हुआ। जन्म और मृत्यु दोनों याद कर लेना, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, आकाशदीप, आंधी। इसके अलावा इनके इतिहास से संबंधित नाटक भी है अजातशत्रु, सकंद गुप्त, राज्यश्री। ज्यादातर इनकी रचना ये इतिहास से संबंधित है और छायावाद युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। प्रसाद का जो साहित्य है वो जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। और जयशंकर प्रसाद उस समय के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। जितनी भी रचनाएं की वो सुंदर की। आत्मकथ्य जो कविता है उसमें कवि ने जीवन की वास्तविकता जो है, 2 चीजें होती है, एक तो होती है आत्मकथा और एक होती है जीवनी। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है बताओ? जब कोई व्यक्ति खुद अपने बारे में वर्णन करता है उसे कहते हैं आत्मकथा, और जब कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है वो दूसरे व्यक्ति के बारे में, उसे कहते हैं जीवनी। तो जयशंकर प्रसाद के साथ में रहने वाले अन्य बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों ने जयशंकर प्रसाद से कहा कि वो अपनी आत्मकथा लिखी। शुरू में तो वो नहीं माने कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा, लेकिन जब लोगों ने बार बार कहा आत्मकथा लिखनी है तो बाद में उन्होंने एक छोटी सी आत्मकथा लिखी। उसका वर्णन यहाँ पर है। इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति का वर्णन है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की वीरमरता का वर्णन है। यह कविता 1932 के अंदर कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब देखो मूल पाठ में निकालो एकदम पाठ में देखो भी। पाठ का नाम है आत्मकथ्य अर्थात है आत्मकथा। और ये पाठ कवि ने इसलिए लिखा क्योंकि उनके चाहने वाले जो साहित्यकार थे, उनके जो मित्र थे, वो चाहते थे कि जयशंकर प्रसाद अपने बारे में कुछ लिखें। अन्य लोगों ने बहुत अनुनय किया। पहले जयशंकर प्रसाद नहीं माने, फिर जब बार बार कहने लगे तो एक छोटी सी उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी। छोटा सा पाठ है ये, आसान सा बिल्कुल। देखो, मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। मधुबनी भंवरा, भंवरा गुनगुनाकर न जाने कौन सी अपनी कहानी कह जाता है, क्योंकि आज अनेक पत्तियां हैं वो मुरझाकर गिर रही है। अब ये भी एक संसार का नियम है, जिसने उन्नति की है उसका पतन होगा। जो पत्तियां कभी हरी भरी है वो एक दिन मुरझाएगी भी। तो जीवन के अंदर अनेक जो पत्तियां हैं वो मुरझाकर आज क्या है, गिर रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। व्यंग्य मलिन माने मजाक उड़ाना, उपहास माने भी क्या है, मजाक उड़ाना। व्यंग्य का गंदी जो मजाक है उसको उड़ाना। तो इस गंभीर अंतहीन नीले आकाश के अंदर न जाने कितने ही लोगों का जीवन इतिहास लिखा हुआ है। इस संसार के अंदर न जाने कितने लोग आए और न जाने कितने ही लोग चले गए। तो इस अंतहीन नीले आकाश के अंदर असंख्य लोगों का जीवन इतिहास लिखा हुआ है। ये देखो, लोग ऐसे भी है जो अपने आप पर व्यंग्य मलिन उपहास मजाक उड़ाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपने बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर इति। गागर मानी वह मटकी।
रिद्धि मानी हुई है खाली। तो तुम लोग सुनकर क्या सुख प्राप्त करोगे, क्योंकि यह मेरी मटकी अब भी क्या है, खाली है। इसको देखो कि बार बार लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलता के बारे में वर्णन करूं, लेकिन तुम लोग सुनकर क्या प्राप्त करोगे, क्योंकि यह मेरी मटकी आज भी क्या है, खाली है। यहाँ तक ये 1 नंबर पद्यांश है। खुद सारा जो वर्णन है वो खड़ी बोली हिंदी में किया गया है। दूसरा पद्यांश देखो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि अपने मित्रों से कहता है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम ही मेरे ऐसे मित्र हो जो मेरी मटकी को खाली करने वाले। यानी अपने मित्रों पे आक्षेप करता है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम ही मेरी मटकी को खाली करने वाले हो, अपना समझो और मेरा ही रस है चूसने वाले हो। कहीं ऐसा ना हो मेरी कहानी तुम सुनो और इसी कहानी को आगे लोगों को बता दो, कहीं ऐसा न हो। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, बोले अपनी या प्रवंचना हो को दिखाऊं में। प्रवंचना माने धोखा। कवि कहता है कि यह मेरी विडंबना है, हे सरलते, ये अपनी प्रियतमा के लिए कहता है कि हे प्रियतमा, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं, भूल मैंने की है और धोखा मैं किसी और का दिखाऊं। यहाँ तक ये एक पद्यांश है। दोनों पद्यांश कर लो। 3 नंबर देखो, उज्जवल गाता कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। और कवि के जीवन में कभी बड़ी खुशियां थी, जब उनकी प्रेयसी थी, प्रेमिका थी, पत्नी थी, तो कभी तो उनका परिवार बड़ा खुशहाल था, हरा भरा था, घर के अंदर खुशियां खुशियां थी। लेकिन आज पूरे घर के अंदर चारों ओर क्या है, दुख ही दुख फैला हुआ है। तो मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा कैसे गा सकता हूँ, उन बार बार हंसने वाली बातों का वर्णन मैं किस प्रकार है कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में भी कभी बहुत सारी खुशियां थी। कहाँ मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन मानी वह गले मिलना, मुस्कुरा मानी वह मुस्कुराना, मुस्कुरा कर गले लगना। तो मिला कहाँ वह सुख जिसका कल्पना करके मैं सपने में ही जा गया था, जो मुझे गले में मिलने से पहले ही मुस्कुरा कर भाग गया था। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे नहीं मिला, क्योंकि सपने के बीच में ही वो जाग गया, और वह जब जागा तो उस समय स्थिति थी कि वह गले मिलने से पहले उसे मुस्कुरा करके आए भाग गया। अब आपको भी कभी सपना आता हो, सपने कभी पूरे नहीं होते, पर आपने सपना एकदम पूरा हुआ था। ज्यादातर व्यक्ति के जीवन में आवे कि सपनों जी टाइम आना रहे, खुद व्यक्ति मरना रहे बेटे में, अचानक व्यक्ति ने क्या दी जाग आ गई, और जाग आने बाद व्यक्ति ये सोचे कि कई देर हो रहा था मर गया मर जाना नहीं। तो ये बात कवि के साथ हुई, जिसके सुख की कल्पना मैंने की थी वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि गले लगने से पहले ही वह मुस्कुरा कर भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उत्साह लेती थी निज सुहाग मधुमाया। अरुण मन वह लाल, कपोल मन वह गाल, तो कपोलों का जाएगा गालों। अनुरागी मन में प्रेम करने वाली उषा मानी सुबह, निज मानी अपना। तो जिसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में प्रेम करने वाली उषा भी अपने सुहाग को उधार लिया करती थी। यानी कभी ऐसा भी समय था जिसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में प्रेम करने वाली सुबह वह भी अपने सुहाग को उधार लिया करती थी कवि की पत्नी से। उसकी स्मृति पाते बनिए थके पति की पंथा की, जीवन को धड़कर देखो हुई क्या मेरी कंता की। पाते मानी है सहारा, स्मृति मानी यादें, पंथा मानी रास्ता, और दोबारा जो शब्द है कंता, कंता का अर्थ होता है गूदरी। गूदरी था ना सर, हाँ, कंता मानी गूदरी। तो उसकी यादें ही आज सहारा बनी हुई है। उस सी हुई गूदरी को तुम अधेड़ कर क्या देखोगे, क्योंकि मेरी कहानी अब भी क्या है, अधूरी है।
यानी पीछे जो बातें बीत चुकी उसकी यादें ही कवि का एकमात्र क्या बनी हुई है, सहारा बनी हुई है। और जो सी हुई मेरी गुजरी है उसको देखकर तुम क्या देखोगे, क्योंकि मेरी कहानियां भी क्या है, अधूरी है। अंतिम पद्यांश है, देखो यहाँ तक ये एक पद्यांश था। अंतिम पद्यांश देखो, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा याद कहूं, क्या यह अचल नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। कवि कहता है कि मैं अपने इस छोटे से जीवन की बड़ी कहानी किस प्रकार से कह सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन क्या होता है, छोटा होता है। और कार्य व्यक्ति हमेशा क्या करना चाहता है, बड़े करना चाहता है। तो कवि कहता है कि मैं इस छोटे से जीवन की बड़ी कहानियां आज किस प्रकार कहूँ, इससे अच्छा होता कि मैं आज स्वयं क्या रहूं, चुप रहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। कवि कहता है इससे अच्छा तो ये होता कि मैं औरों की जो कहानी है उसको सुनता रहता और मैं स्वयं में चुप रहता, क्योंकि तुम लोग सुनकर मेरी इस भोली आत्मकथा का कुछ भी नहीं कर सकते। अभी समय भी नहीं, थकी सही है मेरी मौन व्यथा, व्यथा मन में पीड़ा। तो कवि कहता है कि अभी भी मेरे पास आत्मकथा कहने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मकथा है वो पीड़ित होकर अभी भी क्या है, सोई हुई है। तो इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद है, ये अन्य लोगों के द्वारा बार बार कहने पर भी अपनी आत्मकथा का वर्णन नहीं करना चाहते थे, फिर भी लोगों के बार बार कहने पर उन्होंने आत्मकथा ये छोटी सी लिखी। ये आपका पूरा पाठ था। अब गृह कार्य के लिए प्रश्न देखो भी, 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर, 3 प्रश्न गृह कार्य के लिए कर लेना, ठीक है।